हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो चलिए प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम लोग लुसेंट का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। गंधार की राजधानी तक्षशिला है। सूरसेन के मथुरा है। वत्स्य के कौशाम्बी है और कौशल के श्रावस्ती है। यही कौशल की राजधानी श्रावस्ती में गौतम बुद्ध भगवान के द्वारा सर्वाधिक उपदेश दिया गया था। तो आप लोग यहाँ से मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था। तो हर्यक वंश के अजातशत्रु शासक थे जिसे कुनिक कहा जाता है, क्योंकि यह अपने पिता का वध करके गद्दी पालन किया था। और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। यही बिंबिसार को अजातशत्रु मार के गद्दी पाया था, तो इसीलिए इसे पितृहंता या कुनिक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। तो यह उदयन ने किया था। गंगा और सोन नदी के तट पे पाटलिपुत्र शहर की स्थापना और उदयन ने राजधानी भी बनाया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो यह कालाशोक था। कालाशोक को ही काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के काल में राजगीर में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के काल में वैशाली में हुआ था और तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र अशोक के काल में हुआ था और लास्ट चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलग्राम जम्मू कश्मीर में हुआ था। कुंडग्राम जम्मू कश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो यह बेबीलोन में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर महान एक पोरस या पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर प्राव डाला हुआ था। तो यह झेलम नदी के तट पे प्राव डाला गया था और झेलम नदी को ही वेदों में वितिस्ता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का मृद्भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। तो यह उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाल ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था। तो यह ग्राम भोजक या भोजक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था और उज्जैन के ही शासक चंद्रप्रघोत थे, जो जब बीमार पड़े थे तो बिंबिसार के राजवैद्य जीवक वहां जाके इनका उपचार किया था और मगध और उज्जैन में मित्रता स्थापित हो गया था। नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था और अंतिम शासक घानानंद के पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य वंश के नींव डाले थे। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज कहा जाता था। तो यह घानानंद को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था। तो यह
ईरानियों के द्वारा किया गया था और उसके बाद यूनानियों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो यह यूनानियों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो यह डेरियस दायरबाहु प्रथम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइडेपेस्टस या बितिस्ता का युद्ध किन किन के बीच हुआ था, किन किन शासकों के बीच? तो यह सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। झेलम को वेदों में बितिस्ता कहते हैं, यहाँ इसीलिए बितिस्ता के जगह झेलम दिया है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पे 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और सिकंदर का मृत्यु बेबीलोन में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिंबिसार हर्यक वंश के थे, कालाशोक शिशुनाग वंश के थे, महापद्म नंद नंद वंश के थे, बिंदुसार मौर्य वंश के थे। तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा और यहाँ मिला लीजिएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगध पटना और गया के समीप स्थित था। मगध पटना और गया के समीप स्थित था। वत्स्य इलाहाबाद के समीप स्थित था। कौशल अवध के समीप स्थित था और अवंती मालवा के समीप स्थित था। अवंती जो कि अभी मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत है और यही अवध है। अवध को कुशासन के आरोप लगा के डलहौजी ने हड़प लिया था 1856 में। तो कौशल अवध के समीप स्थित है और कौशल के राजधानी श्रावस्ती था। श्रावस्ती में ही बुद्ध भगवान के द्वारा सर्वाधिक उपदेश दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिवर्ज या राजगिरी था। द्वितीय राजधानी वैशाली था और तृतीय राजधानी पाटलिपुत्र था। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो यह उदयीन था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो यह घनानंद था, सिकंदर महान का समकालीन। जब सिकंदर भारत पे आक्रमण करना चाहता था तो उस समय नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद था और यह बहुत ही शक्तिशाली शासक था। घनानंद के डर से सिकंदर ने आक्रमण भारत पे नहीं करना चाह रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? तो यह 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये बात सही है, क्योंकि उस समय विकेंद्रीकृत अलग अलग सत्ता था। तो उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी बात सही है। उसे देशद्रोहियों भारतीय शासकों का सहयोग मिला था, हाँ ये भी बात सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये तो गुण उसमें था ही। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सही है। मिलान करने वाला क्वेश्चन है, चंद्रप्रघोत अवंती के शासक था। चंद्रप्रघोत जब बीमार था तो बिंबिसार जो कि जिसका राजवैद्य जीवक था उसको चंद्रप्रघोत की सेवा करने के लिए भेजा और बीमारी ठीक हो गया तो मगध और अवंती में दुश्मनी खत्म हो गया और मित्रता स्टार्ट हुआ। प्रसेनजीत कौशल के थे, अजातशत्रु मगध के थे, उदयीन वत्स्य के थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग मिला लीजिएगा। अभिलेखीय साक्ष्य से
प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से ही एक नहर खोदी गई थी, तो यह कलिंग में खोदा गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कलिंग वर्तमान में उड़ीसा राज्य में है। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो यह डेरियस प्रथम ही था जो भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा, तो यह बज्जी संघ वैशाली के साथ युद्ध रहा। और बज्जी संघ वैशाली के खिलाफ रथमूलक संकट का प्रयोग किया था। जो छोटा छोटा पत्थर फेंकने वाला रथमूलक था, उसी का प्रयोग अजातशत्रु ने वैशाली के खिलाफ किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूलक, ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक, पत्थर फेंकने वाला नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था, तो यह अजातशत्रु ही था। अजातशत्रु पहले आक्रमण करने से पहले अपने मंत्री को वरस्कार, जो मंत्री था, मंत्री का नाम वरस्कार था, वरस्कार, मंत्री का नाम वरस्कार था, इसको लिच्छवी में फूट डालने के लिए भेजा था। तो ये भी याद रखिएगा, अजातशत्रु के मंत्री का नाम वरस्कार था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो यह घनानंद था। घनानंद को ही चंद्रगुप्त मौर्य पराजित कर मौर्य वंश की नींव डाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सिक्कों या मुद्रों का प्रचलन कब हुआ, तो यह 600 ईसा पूर्व में हुआ था, सिक्का या मुद्रा का प्रचलन। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए जो बुद्ध के समकालीन थे, तो अजातशत्रु और प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिंदुसार तो जानते ही है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा थे, जो कि ये बहुत बाद में आया था, तो ये तो होगा ही नहीं। 2 हटा दीजिए, अपने आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों में उदय का मुख्य कारण क्या था, तो उत्तर भारत में और बिहार में बड़े पैमाने पर लोहे का उपयोग किया गया, जिससे उत्पादन बढ़ा, जिसके कारण जनसंख्या बढ़ा और नगरीकरण तीव्र हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा, तो यह अवंती के राजा चंद्रप्रघोष थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, आप लोग नोटबुक पेन लेके बैठे और नोट करते रहे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हम ऊपर वाले में ही डिस्कशन कर चुके थे। आप लोगों को तो कमेंट में बताना चाहिए कि इसका आंसर ये होगा। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया, तो अवंती को जीत के मगध का हिस्सा शिशुनाग ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया, तो अंग यह भागलपुर के समीप अंग महाजनपद स्थित है, जिसकी राजधानी चंपा थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिंबिसार ही अंग जनपद को अपने मगध में विलय कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया, तो शिशुनाग ने मगध साम्राज्य का विलय, मगध साम्राज्य में विलय काशी को नहीं किया था। ये काशी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया, तो यह अजातशत्रु ने किया। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी, ये सही बात है। महापद्म नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा
एकराट की उपाधि धारण की, ये भी बात सही है। गिरिवर्ज, राजगीर, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इनकी 4 राजधानियां बनी। ये मेरे प्यारे दोस्तों, गिरिवर्ज को ही तो राजगीर कहते थे, तो 4 राजधानियां कहाँ, 3 राजधानियां बनी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही गलत है। 3 ही राजधानियां बनी थी, यहाँ 3 दे देता है क्योंकि गिरिवर्ज को ही राजगीर कहते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो यह नंद वंश का शासक था और नंद वंश के अंतिम शासक घानानंद थे। घानानंद ही सिकंदर के आक्रमण के समय शासक थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो यह मगध था और मगध के राजधानी राजगिरी या गिरिवर्ज थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में खरोष्टी लिपि का प्रचार, ये सही बात है। अभिलेख उत्तीर्ण करने की कला का प्रचार, ये भी सही है। ईरानियों की 76 प्रणाली का प्रचार, ये भी सही है। घंटा आकार के गुंबजों की कला का प्रचार, ये भी सही है। स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति, ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो पढ़ते हैं, चलिए। इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, ये सही बात है। इस आक्रमण ने पश्चिमी उत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, ये भी बात सही है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, ये भी बात सही है। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, नहीं, ये गलत बात है क्योंकि वो तो भारत को जीता ही नहीं था, तो कैसे पूरे भारत को यूनान का रियासत बनाता। ये तो सिर्फ पंजाब के कुछ भूभाग को जीत के वापस लौट गया था और वापस लौटते समय बेबीलोन में सिकंदर महान की मृत्यु हो गया था, तो ये तो सरासर गलत है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं था? तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था मगध में नहीं था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और मगध की राजधानी राजगिरी थी। निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो यह बिंबिसार को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? तो यह महापद्म नंद को कहा जाता है, जो कि नंद वंश के संस्थापक थे। डेरियस या दायर बाहु ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया। उसने कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो 360 टैलेंट प्राप्त होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो हेरोडोटस। हेरोडोटस को तो इतिहास का पिता कहा जाता है, तो यह आने वाला नहीं था। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था, तो श्रेष्ठीन कहा जाता था। गृहपति का अर्थ है, तो गृहपति का अर्थ है धनी किसान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अष्टकुलक परामर्शदात्री संस्था था। महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी था। बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी था। शौल्किक शिल्प अधिकारियों या व्यापारियों के शुल्क में चुंगी वसूलने वाला अधिकारी था। तो आप लोग यहाँ से मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो यह अजातशत्रु था। अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश के
दूसरा शासक था, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। तो बिंबिसार अपने पिता को मार के अजातशत्रु गद्दी अपना लिया था। तो और अजातशत्रु को उदयीन, उसका जो पुत्र था, उसको उदयीन मार के अपने पिता से गद्दी प्राप्त किया था। इसीलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो यह लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये राजधानी मिलाने वाला है। महाजनपद के राजधानी कुरु के इंद्रप्रस्थ है, पंचाल के अहिछत्र है, कौशल के कौशाम्बी है, साकेत के वत्स्य है। तो आप लोग यहाँ से मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग यहाँ से देख के मिला लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो यह अंगुत्तर निकाय में उल्लेख किया गया है 16 महाजनपदों का। और पूछता जैन ग्रंथ में, तो भागवती सूत्र में उल्लेख किया गया है। जैन ग्रंथ पूछता तो यहाँ भागवती सूत्र आंसर हो जाएगा, लेकिन बौद्ध ग्रंथ पूछा है तो अंगुत्तर निकाय में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं था? तो मगध साम्राज्य की राजधानी कौशाम्बी नहीं था। कौशाम्बी जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो इसलिए कौशाम्बी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं था। गिरिवर्ज या राजगिरी था, पाटलिपुत्र भी था। मगध की राजधानी ऑप्शन नंबर डी कौशाम्बी नहीं था। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग महाजनपद पे जितना भी क्वेश्चन बनने वाला था वो सभी का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। इसलिए इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को प्रतिदिन हम लेके आते रहे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।